नमस्ते बच्चों, एक बार फिर पुनः आप लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के पहले आप लोगों को मैं एक वीडियो और के पहले भेजा था जिसमें इतिहास लेखन, पश्चिमी परंपरा, आधुनिक इतिहास लेखन के बारे में बताया था। इतिहास लिखने की प्रक्रिया किस तरह से इतिहास की जानकारी प्राप्त करके इतिहासकारों के माध्यम से लिखी जाती है। बच्चों, आज हम उसके आगे फिर चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। बच्चों, यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, जो खोज के प्रति आपकी नज़रिया उससे पहुँचती है और उसके प्रति विकास होता है और उससे इतिहास लिखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों, ध्यान देना, 18वीं शताब्दी तक यूरोप में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का अध्ययन करना संभव है, ऐसा विचारकों को विश्वास होने लगा। बच्चों, 18वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिकों की पद्धति से सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना संभव हो गया। अध्ययन करने लगे, इससे विचार करने वाले लोगों को ऐसा विश्वास होने लगा कि आगे यूरोप, अमेरिका में इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर विचार मंथन हुआ। आगे चलकर यूरोप में, अमेरिका में इतिहास के लिखने जैसी विषयों पर विचार करके, मंथन करके उस पर सोच समझने की प्रक्रिया आरंभ हुई। बच्चों, फिर 18वीं शताब्दी से पूर्व, पहले 18वीं शताब्दी के पहले, शताब्दी का मतलब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का एक वर्ष। 18वीं शताब्दी बीत गई, 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? शताब्दी। ऐसे में यूरोप के विश्वविद्यालय, आप लोग विद्यालय का नाम सुने होंगे, स्कूल का नाम सुने होंगे। विश्वविद्यालय क्या होता है? विश्वविद्यालय मतलब होता है जो कॉलेजों को हैंडल करते हैं। हैंडल करने का मतलब उनकी परीक्षाएं कब होंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई कब होगी, उनके बारे में उनकी परीक्षाएं कब होगी। इसमें विश्वविद्यालयों में सर्वत्र ईश्वर संबंधी विचार विमर्श करना और उस संबंध में अधिक महत्व दिया गया। फिर इस स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। ऐसी प्रक्रिया होने से विश्वविद्यालयों में ईश्वर संबंधी विचार, ईश्वर, आज किसी तरह से अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। कोई ईश्वर, कोई अल्लाह या तमाम नामों से लोग संबोधित करते हैं। इसके संबंध में अधिक से अधिक क्या हुआ? महत्व दिया गया। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्या होने लगा? बदलाव आने लगा, लोगों में परिवर्तन होने लगा। 1737 ईस्वी में जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय, गोटिंगन क्या है? गोटिंगन माने विश्वविद्यालय का नाम है। गोटिंगन विश्वविद्यालय में की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। स्वतंत्र माने इतिहास को भी दर्जा, स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे में जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालय भी इतिहास के अध्ययन केंद्र बने। जर्मनी के देशों में और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जो थे, यह एक अध्ययन का स्थान बनते गया। ये तो बच्चों आपका था यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। अब आगे इसी का 4 पॉइंट चलेंगे। हम लोग महत्वपूर्ण विचारक के बारे में जानेंगे। विचारक कौन होता है?
जो किसी चीज़ पे, चाहे वह इतिहास हो, चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, इस पे जब विचार किया जाता है और वह इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे यूरोपीय महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में हम लोग जानेंगे। उनपे कौन से पहला रेने देकार्त। रेने देकार्त का आप लोगों के सामने देखिए फोटो लगा हुआ होगा, ये है रेने देकार्त। इन्होंने विचार करके अपने मत को किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इन्होंने ऐसी प्रक्रिया में इन्होंने 1596 से लेकर 1650 ईस्वी के बीच अपने अपने विचारों को देने की प्रक्रिया को क्या अपनाया। देखना बच्चों, ध्यान से सुनना। इतिहास का लेखन करने के लिए, इतिहास को लिखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों के साथ, ऐतिहासिक साधन जैसा कि मैंने बताया था, इतिहास का लिखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो भी ऐतिहासिक साधन है, जैसे ऐतिहासिक साधन में मैंने भौतिक स्रोत, लिखित, मौखिक, दृश्य, श्रव्य, ये सारी बातों को आप लोगों के सामने बताया था। इसके साथ साथ ऐतिहासिक साधनों के साथ साथ कागजों की भी जांच करना आवश्यक है। कागजों की जांच, कागज क्या जांच करेंगे? कागजों की जांच का तात्पर्य होता है कागजों में तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे भी कागज होते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। बहुत सारे कागज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिस पे आप लिखेंगे तो अक्षर फैलने लगता है, या वह कागज जल्दी से जल्दी फट जाया करता है, या खराब दिखता है, गंदा दिखता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया ऐसे साधनों में कागजों की भी जांच करना जो आवश्यक है। यह विचार आग्रहपूर्वक रखा जा रहा था। ऐसा विचार कौन सा? साधनों, कागजों के बारे में जांच करने के बारे में। यह विचार जबरदस्ती नहीं, आग्रह माने विनती, निवेदन, आग्रह, रिक्वेस्ट के साथ रखा गया। साथ में फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त, दार्शनिक, विचारक या इतिहासकार जो भी कहिए, एक ही बात होती है। ऐसे में फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त अग्रणी थे। अग्रणी माने ऐसी प्रक्रियाओं में आगे आगे चलते थे। मतलब आगे, अग्रणी का मतलब आगे आगे दौड़ने की बात नहीं है, अग्रणी माने आगे आगे काम को किया करते थे। उनके द्वारा लिखा गया डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, आपसे अगर कोई पूछता है कि रेने देकार्त का ग्रंथ क्या क्या नाम था, तो उसको आप बताएंगे डिस्कोर्स ऑन द मेथड नामक ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा। साथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अपने डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान खोज करके दृष्टि माने नजरिया के हिसाब से देखते हुए एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और वह कौन सा है? और वह नियम यह है, कौन सा नियम है? जो कि जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता है, तब तक उसे कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, इन्होंने बताया कि जब तक कोई बात आप सुनते हैं, तो जब तक कोई बात सत्य नहीं है, सही नहीं है, ऐसा है कभी कभी हमारे मन में क्या होता है या लोगों के मन में क्या होता है कि कोई बात को सुनते हैं और सुनने पे तुरंत हाँ नहीं का जवाब दे देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। वो फटाक से ऐसी बातों को मान के तुरंत जो है उसका उत्तर दे देते हैं, ऐसा इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने देखिए कौन सा नियम बताया कि जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह, जब तक आपको उसमें कोई संदेह कि नहीं हो सकता है गलत है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, निसंदेह स्थापित न हो सके, नहीं होता है, तब तक उसे कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए।
उसको हमको किसी को मानना नहीं चाहिए। बच्चों एक बार फिर इनके बारे में सुनिए। रेने देकार्त के महत्वपूर्ण मसालों को फिर से ध्यान दीजिए। इनका मेथड मतलब ग्रंथ कौन सा ग्रंथ लिखा था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड इनके ग्रंथ का नाम था। इनका नियम क्या था? इनका नियम था कि जब तक कोई बात सच है, ऐसा निसंदेह बिना कोई डाउट का जब तक स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक हमको इस बात को मानना नहीं चाहिए। अब महत्वपूर्ण विचारकों में अगले विचारक के बारे में हम लोग जानेंगे। अगले विचारक को अभी आप लोगों को महत्वपूर्ण विचारकों में अगले जो विचारक हैं वो कौन से हैं? वोल्टेयर 1694 से लेके 1778 ईस्वी वोल्टेयर, इनका आप लोग चित्र देखेंगे। इस तरह से वोल्टेयर का जो है विचारकों में, महत्वपूर्ण विचारकों में इनका कौन सा योगदान था, इसके बारे में जानेंगे। वोल्टेयर का वास्तविक नाम फ्रांसवा मरी अरुए था। बराबर। वोल्टेयर का वास्तविक सही नाम क्या था बच्चों? फ्रांसवा मरी अरुए। बराबर, आया समझ में? वोल्टेयर का वास्तविक नाम क्या था? फ्रांसवा मरी अरुए था। इन्होंने फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने इतिहास के लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का विचार करना भी आवश्यक है। इतिहास को प्रस्तुत करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए। इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वोल्टेयर आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे। बच्चों ध्यान दोगे, वोल्टेयर का वास्तविक नाम हमने बताया कि फ्रांसवा मरी अरुए था। और फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने इतिहास लेखन हेतु विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ छोटे छोटे प्रश्नों की सच्चाई और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए वस्तुनिष्ठ छोटे छोटी घटनाओं कालक्रम के बारे में ध्यान को न देते हुए उन्होंने बताया कि तत्कालीन समाज में प्रचलित, मतलब जो चल रही है, जो बातें तत्कालीन समाज में प्रचलित हैं, ऐसी परंपरा क्या होती है? परंपरा में रीति रिवाज, परंपराएं जो पहले से पूर्वजों द्वारा, माता पिता या लोगों द्वारा जो निर्वाह की जा रही है, ऐसी परंपरा, व्यापार, आदान प्रदान हो रहा है, जो कुछ लेन देन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वस्तुओं को ले जाकर बेचा जा रहा है, इसको व्यापार संबंधी, साथ में आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था क्या होती है बच्चों? आर्थिक व्यवस्था मतलब होता है रुपए, पैसे, धन, दौलत। मतलब जैसे जो काम करके हम जो वस्तुओं की प्राप्ति कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम पा रहे हैं, धनराशि को, उसको अधिक से अधिक मात्रा में आज हमारे देश में या अन्य देशों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा भी कमाकर अपने जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। तो आर्थिक व्यवस्था जब सारी चीज़ों की पूर्ति होती रहे, कृषि खेती में उर्वरक, औषधियाँ में फसलों को भी औषधियाँ लगती हैं, कीटाणु जो फसलों को खा जाया करते हैं, साथ में कृषि यंत्र और नए नए किस्म के बीज उत्पादन जिसमें अधिक हो, ऐसी चीज़ों पे उन्होंने बताया कि विचार करना भी आवश्यक होता है। ऐसी बात को कौन बताया? वोल्टेयर ने बताया। वोल्टेयर ने क्या बताया
कि वस्तुनिष्ठ छोटी छोटी घटनाओं और कालक्रमों को ध्यान को केंद्रित न करते हुए लोगों को परंपराएं घातक न हो, व्यापार बढ़ता क्रम में रहे, आर्थिक व्यवस्था लोगों की आय बढ़ती रहे, कृषि में वृद्धि रहे, किसानों की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, ऐसे पे विचार करना भी उन्होंने बताया आवश्यक है। इतिहास को प्रस्तुत करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए। इतिहास के बारे में, किसी के बारे में कहानी को बताते समय, प्रस्तुत करते समय मानव के जीवन की सर्वांगीण सभी तरह से विचार किया जाना चाहिए। चारों तरफ, सर्वांगीण माने चारों तरफ, ऐसा नहीं कि एक बुराई को देख लिए दूसरी बुराई को आगे बढ़ाते रहे और सर्वांगीण उसका विकास या सर्वांगीण विचार उसके नहीं देखे। साथ साथ इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वोल्टेयर आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे। आधुनिक इतिहास लेखन के जनक किसको कहा जाता है? वोल्टेयर को। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आधुनिक इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? वोल्टेयर। अगर आपसे कोई बोल या कोई भी प्रश्न पूछता है कि आधुनिक इतिहास का जनक कौन है, तो आप लोग वोल्टेयर के नाम को लेंगे। बराबर बच्चों, एक बार फिर इनके मेन मुद्दों को समझिएगा। वोल्टेयर का नाम फ्रांसवा मरी अरुए था। बराबर, इन्होंने इतिहास लेखन के लिए जो विचार प्रस्तुत किया, इन्होंने ऐसा बताया कि छोटी छोटी घटनाओं को, कालक्रमों को ध्यान में केंद्रित न करते हुए तत्कालीन, तुरंत, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ऐसी प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों पर ध्यान देना चाहिए। साथ में मानव के जीवन में सर्वांगीण सभी तरह से विचार किया जाना चाहिए। ऐसे विचार को महत्व प्राप्त हुआ। ऐसे इन्होंने जो वोल्टेयर ने अपने विचारों को दिया, उसमें विशेष महत्व प्राप्त हुआ। साथ में ऐसा कहा जा सकता है कि वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। बराबर बच्चों, अभी आप लोगों ने आधुनिक महत्वपूर्ण विचारकों में जो बातों को जाना, ये तो अभी आगे तीसरा जानेंगे। तीसरे जो विचारक हैं उनका नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। बराबर, तीसरे महत्वपूर्ण विचारकों में इनका नाम क्या है? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। 1770 से लेकर 1831 ईस्वी के बीच। बराबर, ये कौन से विचारक हैं? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। बराबर बच्चों, इनके बारे में सुनोगे, ध्यान से जानोगे। इस जर्मनी के रहने वाले दार्शनिक ने इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविकता को तर्क शुद्धता होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा? जर्मन के जो विचारक थे या दार्शनिक थे, इन्होंने इस बात पर जोर दिया और बताया कि ऐतिहासिक और वास्तविकता, इतिहास की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, इस पे तर्क वितर्क करके इसकी शुद्धता, इसकी घटनाक्रम हो, चाहे किसी के बारे में बताना हो, ऐसी जानकारी पर इन्होंने विशेष जोर दिया। इन्होंने इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। इन्होंने बताया इतिहास की जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाक्रम होता है, यह प्रगति के, विकास के चरण को बताता है और दर्शाता है। इतिहासकार को समय समय पर प्रमाणों के अनुसार बदल जाना स्वाभाविक है। इतिहासकार, अभी आपको मैंने विचारक बताया, अब उन्हीं विचारक को मैं इतिहासकार कह रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बताया, विचारक कहिए, दार्शनिक कहिए, इतिहासकार कहिए, कोई भी लेखन की प्रक्रिया होगी तो चलेगा। इतिहासकार जो होते हैं, समय समय पर
जो प्रमाण प्राप्त होता है इतिहास लिखने का, चाहे वह लिखित हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मौखिक हो, जो भी प्रमाणों की प्राप्ति होती है उसके अनुसार उसको क्या करना चाहिए, बदल जाना स्वाभाविक होता है, बदलाव होना चाहिए। इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की तुलना में भी भिन्न है, फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं होती। इन्होंने बताया इतिहास का अध्ययन पद्धति विज्ञान की तुलना में भिन्न है। विज्ञान अभी कहोगे, गणित कहोगे तो इतिहास का भाई थोड़ा सा अस्तित्व या महत्व एक तरह से देखा जाए तो कम ही लगता है। जैसा कि इन्होंने बताया इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की तुलना में अलग है, फिर भी इसमें जो गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, ये कभी कम नहीं होती हैं। हेगेल के व्याख्यानों में और लेखों का संकलन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ में प्राप्त है। हेगेल द्वारा लिखित रीजन इन द हिस्ट्री पुस्तक चर्चित है। बच्चों, हेगेल के व्याख्यानों में और लेखों का संकलन में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ, अभी जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक का कौन सा ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा। इनके ग्रंथ का जो नाम है उसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ में प्राप्त है। साथ में हेगेल द्वारा जो लिखित चर्चित ग्रंथ है या पुस्तक है उसका क्या नाम है, रीजन इन द हिस्ट्री। बच्चों, एक बार फिर से सुनना, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल के माध्यम में, ये जर्मनी के दार्शनिक थे। इन्होंने बहुत सारी बातों को जोड़ दिया, इतिहास की वास्तविकता तर्कशुद्धता को निखारने का काम किया। साथ में इतिहास के क्रम में प्रगति के चरणों को दर्शाता है, बताता है। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि समय समय पर प्रमाणों के आधार पे इसको बदल जाना स्वाभाविक है। इतिहासकारों को इतिहास की पद्धति को बदल जाना चाहिए। और इन्होंने ऐसा भी बताया कि इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की तुलना में भिन्न है, अलग है, और फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं होती है। हेगेल के व्याख्यानों में और लेखों के संकलन में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। साथ में इसमें हेगेल द्वारा लिखित जो रीजन इन द हिस्ट्री के चर्चित हैं। बराबर बच्चों, तो आज के महत्वपूर्ण विचारकों में आज के इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए